हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एडुपेज एजुकेशन ऊना। आई एम विभा वशिष्ठ, योर बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा, बॉटनी और जोलॉजी में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को बॉटनी के टॉपिक्स में थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन आज मेरा आपके साथ ये प्रॉमिस है कि ये टॉपिक ना सिर्फ आपको समझ आएगा, इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बल्कि हम ये टॉपिक आज की क्लास में रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, सिर्फ तभी क्लास बंद होगी। तो मेरे साथ बंधे रहिएगा। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट। लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, और अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये है एक वेरीगेटेड लीफ। व्हाट डू वी नो बाय दिस टर्म वेरीगेटेड लीफ? एक ऐसी लीफ जिसका कुछ पार्ट नॉन ग्रीन और कुछ पार्ट ग्रीन है। ग्रीन और नॉन ग्रीन रीजन्स होने से ये लीफ वेरीगेटेड हुई, मतलब इसका कुछ पार्ट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, कुछ पार्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी लीफ को कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक वेरीगेटेड लीफ लीजिए, और एक वेरीगेटेड लीफ ना हो तो इस लीफ के ऊपर कुछ पार्ट पे आप एक ब्लैक पेपर रख दीजिए, तब भी उसका कुछ पार्ट ढक जाएगा। ऐसी लीफ को लेने के बाद हमने चेक करना है उस पर स्टार्च टेस्ट। देखिए, आप इस बेसिक एक्सपेरिमेंट जितने किए गए हैं उनका एक बेसिक थीम है। थीम ये है कि या तो हम रिसर्च में देखेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसके रिएक्टेंट्स कौन कौन से थे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि किन किन चीजों से फोटोसिंथेसिस हो सकती है। या तो ये पार्ट होगा, या फिर हम पता करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या बने, मतलब क्या फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं हुई। इसको आप कैसे पता कर सकते हो? पता कर सकते हो क्या वो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था वो बना, मतलब क्या ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, करेक्ट। सो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हम ये भी पता कर सकते हैं अगर स्टार्च बना मतलब फोटोसिंथेसिस हुई। और दूसरा एक बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन भी तो बनता है। अब अगर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रहा है तब भी क्लियर हो गया कि इस पार्ट पे फोटोसिंथेसिस हुई। तो ये जितने हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे इसका बेसिक थीम यही रहेगा, हम पता करेंगे आइदर द रिएक्टेंट साइड और द प्रोडक्ट साइड। In this first experiment, variegated leaf experiment, what do we have? We have a leaf which is having some green parts and the other which are non-green parts. ये डायग्राम्स बनाते मुझे बड़ी देर लगी है, तो आप पेशेंटली सुनिएगा। नॉन ग्रीन पार्ट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो प्रोडक्ट बनना है फोटोसिंथेसिस का वो भी नहीं बन सकता, मतलब स्टार्च नहीं बनेगा। और दूसरा पार्ट वो है जहां पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं ये ग्रीन सेगमेंट दिया गया है। ग्रीन सेगमेंट मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाला ग्रीनर पार्ट, मतलब उसके पास क्या है? उसके पास पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो एक क्लोरोफिल पिगमेंट होने से इसके पास एबिलिटी आ गई, ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब ऐसी एक लीफ हमने ले ली, हमने चेक करना है, देखना है कि कहां पर फोटोसिंथेसिस हुई, कहां पर नहीं हुई। इस लीफ के बाद आपके पास क्या करना है जी? आपको स्टार्च टेस्ट। तो बेटा स्टार्च टेस्ट एक नॉर्मल लीफ लेकर उस पर स्टार्च टेस्ट आयोडीन डालकर नहीं होगा। स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक आयोडीन, और आयोडीन की प्रेजेंस में अगर उसके पास में ग्लूकोज बना है और ग्लूकोज स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च की प्रेजेंस पर आयोडीन अपना कलर चेंज कर लेगा। कलर चेंज किसमें हो जाएगा? ये कलर चेंज हो जाएगा इनटू द कलर ब्लू ब्लैक। अगर स्टार्च नहीं है, अगर स्टार्च नहीं मिला तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो हमने इस लीफ को पहले स्टार्च टेस्ट करने के पहले भी थोड़ा सा इसका ना, ये एनसीईआरटी में नहीं भी है, तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए एक लीफ के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमें उस लीफ को पहले बॉईल करना होता है। अब एक बॉइलिंग वाटर में उस लीफ को डाल देंगे, अगर सॉरी नॉट द बॉइलिंग ऑफ द लीफ, वी विल से वी विल बॉयल वाटर
एंड देन वी पुट द लीफ इन दैट बॉइलिंग वाटर, उससे क्या होगा, उसका क्लोरोफिल पिगमेंट हट चुका है, रिमूव हो गया है। अब हम उस पर देखेंगे कि क्या जितना स्टार्च बना था वो देखें, चेक करें। तो इस लीफ में कहां कहां स्टार्च बना हुआ था, जहां जहां उसके पास ग्रीनर पार्ट था वहां वहां स्टार्च बना था। अब इस लीफ को जब चेक किया स्टार्च टेस्ट पर, तो जो येलो पार्ट था वहां क्योंकि कोई स्टार्च नहीं है, क्या वहां पर आपके पास ब्लू ब्लैक कलर आएगा? अगर स्टार्च है ही नहीं तो आयोडीन का ये रिएक्शन होगा ही नहीं, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, फिर हमारे पास कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, द एरिया इज अनअफेक्टेड, whereas that part which was able to photosynthesize, which was the greener part, इस पार्ट ने फोटोसिंथेसिस करने के बाद स्टार्च बनाया और कलर हो गया ब्लू ब्लैक, राइट। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट वाज द हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देने वाले साइंटिस्ट मोल थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में अपने ये एक पॉटेड प्लांट लिया है, इस पॉटेड प्लांट की एक लीफ को इमर्स कर दिया, एक ऐसा बीकर लिया जिसमें उन्होंने KOH का सोल्यूशन डाला है। बात आती है KOH क्यों, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH, ये क्वेश्चंस आते हैं। KOH का रोल क्या है? KOH का रोल है इट एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। वी नो दिस फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस, हमें ये तो बेसिक तो पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, सनलाइट चाहिए। इनमें से उन्होंने एक चीज हटा दी। कैसे? क्योंकि जहां पर KOH सोल्यूशन होगा उस जगह पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, इतने एरिया की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तो सारी रिमूव हो जाएगी, वो तो सारी रिमूव हो जाएगी। क्यों रिमूव हो जाएगी? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस KOH ने एब्सॉर्ब कर ली। अब इतने पार्ट को कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, मतलब इतने पार्ट ऑफ द लीफ के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल नहीं कर पाएगी ये लीफ फोटोसिंथेसिस, इतना हिस्सा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्या बाकी पार्ट पर कोई असर होगा? नहीं, वो फोटोसिंथेसिस करेगी। तो जब इस लीफ को आपने स्टार्च टेस्ट करके चेक किया, तो आप जानते हैं कौन से पार्ट में आयोडीन ने ब्लू ब्लैक कलर दिया होगा, कौन से पार्ट ने दिया होगा? करेक्ट, ये वाला पार्ट जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो एक्सपोज्ड पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई है, इसलिए वहां स्टार्च बना होगा। अगर स्टार्च बना है तो इसको अपॉन स्टार्च टेस्ट, सो ऑन द स्टार्च टेस्ट पर क्या हुआ होगा, द एक्सपोज्ड पार्ट will be positive for starch test। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कलर क्या आएगा, इसमें कलर बन जाएगा ब्लू ब्लैक। Whereas that part which is not exposed, which is inside the KOH solution, क्या उसमें पॉजिटिव आएगा? नहीं, उसमें नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या होगा, वहां पर स्टार्च बनेगा? जी नहीं, वहां बिल्कुल स्टार्च नहीं बनेगा। अब स्टार्च ही नहीं बना अगर, तो क्या यहां पर आपके पास ब्लू ब्लैक कलर होगा? नहीं, दिस विल बी अनअफेक्टेड। तो ये वाला पार्ट में स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने पहला वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया, तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में आपने चेक कर लिया कि अच्छा जहां पर ग्रीन पार्ट है सिर्फ फोटोसिंथेसिस वही हुई, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन दी ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स। जबकि आपने अगला एक्सपेरिमेंट जब चेक किया, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तो पता चला जिस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती वहां पर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, सो दिस इज द correct conclusion of the half leaf experiment, that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Now we move on to the next one. So the next experiment is by Joseph Priestley.
किसी भी एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हम हमेशा एक्सपेरिमेंट का एम लिखते हैं। इन्होंने एम में ना कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है, ना इन्होंने वाटर चेक किया, ना इन्होंने चेक किया कि क्या क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। चेक क्या किया? सो द एम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव द रोल ऑफ एयर। एयर का क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ में। और एनसीईआरटी में ये जोसेफ प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट एक साथ दिए हुए हैं, जबकि ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट दो पार्ट्स में है। तो आज हम वो बिल्कुल दोनों पार्ट्स आपको समझाऊंगी मैं, और आराम से। तो जोसेफ प्रीस्ले का ये पहला सेटअप जो है, जिसमें वो चेक कर रहे हैं एयर का क्या रोल ग्रीन प्लांट्स पे। इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या लिया? एक बेल जार। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेल जार ही टुक। इस बेल जार के अंदर उन्होंने क्या प्लेस किया जी? एक है ये माउस और दूसरा है ये कैंडल। कैंडल की प्रॉपर्टी इस वक्त क्या दिख रही है? ये है बर्निंग कैंडल। अगर बर्निंग कैंडल है तो बर्निंग के इफेक्ट से हमें पता है बर्निंग हो या ये रेस्पिरेशन हो। माउस रेस्पिरेशन कर रहा है, चाहे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो चाहे बर्निंग का प्रोसेस हो। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है ऑफ, क्या आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड? हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करने वाली एयर में ज्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब दोनों के इफेक्ट से वही सेम बर्निंग में हो रहा है। इसलिए दोनों के इफेक्ट से धीरे धीरे इस बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होगा कि बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा ना? यस। सो द कार्बन डाइऑक्साइड विल इवेंचुअली इंक्रीज। और ऑक्सीजन का अमाउंट बताए, ऑक्सीजन कम होगी बढ़ेगी? ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाएगी। बेल जार ग्लास का बना, बाहर से गैसियस एक्सचेंज हो नहीं सकती, अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। क्या ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इवेंचुअली द माउस विल गेट सफोकेटेड एंड वुड डाई। अब ये माउस गया मर और ये कैंडल हो गई एक्सटिंग्विश्ड। सो हियर व्हाट वी सी इज, after a certain period of time, what we find that the mouse is now dead and the candle got extinguished. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या दिया? देखो, जो एम होता है ना उससे रिलेटेड कंक्लूजन बनता है। एम था टू प्रूव द रोल ऑफ एयर, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि ये जो बर्निंग कैंडल थी और जो ब्रीदिंग एनिमल है, इन्होंने डैमेज किया एयर को। जो एयर इस बेल जार के अंदर थी उसको इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ डैमेज हुआ, जिसके कारण ये दोनों मर गए। सो दैट वाज व्हाट जोसेफ प्रीस्ले सेड। ठीक है जी, हमें समझ आया। पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये दोनों को इस्तेमाल किया है एज प्रॉप्स, एज एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स, और बेल जार के अंदर देखा कुछ टाइम के बाद ये एनिमल suffocated and the candle got extinguished. Now let's find out his second experimental setup. अब second setup में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने second setup किया जिसमें एक पौधा रखा and the plant he took was mint plant. आप बोलेंगे क्यों mint ही क्यों? उनको पुदीना बहुत पसंद था, पुदीने की चटनी पसंद थी। So why he took mint? देखिए, एक्सपेरिमेंट का रूल, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पी प्लांट, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या लिया? मीट। सब में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? क्या है सोचो। द कॉमन थिंग इज दिस प्लांट इज वेरी इजी टू हैंडल, इज स्मॉल इन साइज, आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया जाता है, या कोई भी एक्सपेरिमेंटल जो भी सेटअप में आप यूज करोगे वो हमेशा ऐसी चीज होती है। सो ही टुक मिंट प्लांट, बहुत आसानी से मिल जाएगा, आसान है उसको हैंडल करना, आसानी से उसको हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। एंड द अदर टू वर द सेम। अब देखिए, ये मिंट का प्लांट क्या कर रहा होगा? क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? ग्रीन है, हाँ बिल्कुल करेगा। फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट से ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन।
और इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये बर्निंग के लिए क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए ऑक्सीजन। इस बर्निंग के इफेक्ट से ये क्या बना रहे हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड। इस एनिमल को रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। एक्सहेल करने पर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स ये तो एक बैलेंस बन गया। जो गैसेस मिंट ने बाहर रिमूव करी हैं वो इस्तेमाल कर ली गई बाय द कैंडल एंड द एनिमल। तो ये तो एक बैलेंस में, हार्मनी में रह रहे हैं। इसलिए इस सेटअप में ये एनिमल डेड नहीं हुआ, ये एनिमल की सफोकेशन नहीं हुई। इनफैक्ट द एनिमल सर्वाइव्ड एंड द कैंडल also was burning even after some time। तो ये था हमारा प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट। आइए देखें तो एक प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट का फाइनल हाइपोथेसिस क्या है? प्लांट्स रीस्टोर द एयर। रीस्टोर वर्ड का मतलब क्या होता है? रीस्टोर, रीस्टॉक, मतलब जो कमी कर दी गई थी उसकी भरपाई हो गई है। जो उन बर्निंग कैंडल और उस रेस्पायरिंग एनिमल ने जो एयर को डैमेज किया था उसको वापस उसकी भरपाई कर दी गई, उसकी रीस्टॉकिंग कर दी गई, उसको रीस्टोर कर दिया बाय द प्लांट, बाय दैट ग्रीन प्लांट। सो द प्लांट रिस्टोर द एयर, जो कि किसने? ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने क्या की थी? रिमूव की थी। जो इन्होंने रिमूव किया उसको उस एनिमल, उसको उस प्लांट ने वापस से क्या कर दिया? रीस्टोर कर दिया। तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, क्या कहता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट? द वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट सेड दैट only green parts of the leaves in the presence of light can photosynthesize। अगला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जो क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी चाहिए। इसके लिए हमने किसको इस्तेमाल किया था? KOH को। अगर KOH प्रेजेंट है तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और फोटोसिंथेसिस हुई एक्सपोज्ड पार्ट में। तो जो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, कहां पर आया? एक्सपोज्ड पार्ट में स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने देखा जोसेफ प्रीस्टले के एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था टू प्रूव द रोल ऑफ एयर। इसमें ना कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीजन पर। तो यस, अगर स्टेटमेंट आती है क्या इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्योंकि इन्हें इतना तो पता चल गया था कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है जो कि रिस्टोर कर रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद में ये 1770 के नियर बाय एक्सपेरिमेंट हुए हैं और 74 में यही प्रीस्टले इन्होंने डिस्कवर भी किया ऑक्सीजन। सो ही वाज द पर्सन टू डिस्कवर ऑक्सीजन इन ईयर 1774। तो डिस्कवरी का क्रेडिट भी प्रीस्टले को जाता है। चलिए हम अगले एक्सपेरिमेंट पे मूव ऑन करें। एंड द एक्सपेरिमेंट इज बाय जॉन इंगिनहाउस। देखिए ये डायग्राम्स जो है आपको हेल्प करेंगे, ये हमारी एनसीईआरटी में चाहे नहीं है बट दे आर वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में जॉन इंगिनहाउस का भी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया है, ही रिपीटेड प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट। अब मुझे बताओ प्रीस्टले ने तो दो एक्सपेरिमेंट किए, उन दोनों में से इन्होंने किसको रिपीट किया होगा? इन्होंने रिपीट किया, क्या इस वाले एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया या इस रिपीट किया उन्होंने? तो इन्होंने इस सेकंड सेटअप को रिपीट किया है। सो ही रिपीटेड द सेकंड सेटअप। ये चेक करना चाह रहे थे क्या ये जो हमारे पास कैंडल और ये माउस है क्या हमेशा के लिए सरवाइव कर जाएंगे? देखो ना, आज तो वो सरवाइव कर रहे हैं,
क्या आज के बाद वो हमेशा के लिए इसी बेल जार के अंदर सर्वाइव करते रहेंगे? बैलेंस में तो आ गए, तो क्या ये दिन में भी सर्वाइव करेंगे, रात में भी सर्वाइव कर जाएंगे? फोटोसिंथेसिस जब तक होगी तब तक सर्वाइव करेंगे। इसलिए इस अगले एक्सपेरिमेंट में उनको पता चला कि जब वो रात में होने लग पड़ता है एक्सपेरिमेंट, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं रहा। अब फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो रही तो क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहा प्लांट में से? ऑक्सीजन। एंड द एनिमल एंड द कैंडल, they will not be able to survive. The candle will get extinguished and the animal will again suffocate to death. That means sunlight is also very essential. So the conclusion he drew was that sunlight is essential to plants for purifying the air. तो अगर एयर को प्यूरिफाई करना है तो ऐसा नहीं कि प्लांट रख दिया और बात खत्म, उसके लिए सनलाइट भी चाहिए. So that was the first experiment he did. And this experiment was actually influenced by Joseph Priestley's experiment. उन्होंने उसी के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट. अब करते हैं अगला एक्सपेरिमेंट, जो होल्सोलिन का एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बीकर लिया है, ग्लास बीकर, जिसमें पानी फिल्ड है, और इसके अंदर जो प्लांट है वो भी एक एक्वाटिक प्लांट है. एक्वाटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं हम इनको. अब इस एक्वाटिक प्लांट का नाम है हाइड्रिला. अब देखिए क्या क्या चाहिए था प्लांट को. प्लांट को सनलाइट चाहिए, वो प्रोवाइडेड है. प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी. प्लांट ग्रीन होना चाहिए, तो ये ग्रीन प्लांट है. और प्लांट को क्या चाहिए जी? प्लांट को क्या चाहिए? और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, पानी मिल गया, सनलाइट मिल गई, और क्या है? और उसको ग्रीन वो है ही है. तो इन सारे फैक्टर्स को कवर करते हुए क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? बिल्कुल करेगा, फोटोसिंथेसिस ये जरूर करेगा. अब फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट से क्या बनना चाहिए? ये बनाएगा ग्लूकोज. और ग्लूकोज के साथ साथ क्या लिबरेट कर देगा? कौन सी गैस है जो रिमूव हो जाएगी? दैट विल बी ऑक्सीजन गैस. अब ऑक्सीजन एक गैस है. गैस पानी में जब भी रिमूव होती है तो बबल्स क्रिएट होते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ये हाइड्रिला प्लांट लिया, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब में जब चेक हुआ तो ये तो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं. ये बबल्स कैसे आ सकते हैं? ये तो कोई गैस होगी. सो इट वाज हिम टू कंक्लूड कि ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में से ही ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन का रिलीज. तो बाद में ये गैस आइडेंटिफाई, अभी तक उनको सिर्फ इतना पता चला कि गैस बबल्स बन रहे हैं. लेटर दे वर आइडेंटिफाइड एज ऑक्सीजन, क्योंकि तब तक ऑक्सीजन डिस्कवर हो गई थी. तो इन्होंने चेक किया तो हाँ ये भी तो ऑक्सीजन ही थी. तो इट वाज इंगनहाउस हु प्रूव्ड दैट इट इज द ग्रीन पार्ट जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है. आई बिलीव आपको समझ आ रहा है. तो इनके दो एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट जो कहता है सनलाइट इज इसेंशियल टू प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर. दूसरा एक्सपेरिमेंट, ब्राइट सनलाइट में छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क. वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. एंड इट सेज दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. सो आई बिलीव आपको ये समझ आया. अब हम अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज बाय जूलियस वॉन सैक्स. तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने, खैर हमारे एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में नहीं है, इनकी 3 हाइपोथेसिस, 3 कंक्लूजन हमारे पास जरूर दिए गए. पहला कंक्लूजन ड्रॉन बाय जूलियस वाज ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब बनता है ग्लूकोज? व्हेन प्लांट्स ग्रो. जब प्लांट ग्रो करता है तब उसमें ग्लूकोज बनता है. और दूसरी बात इन्होंने कहा ये ग्लूकोज बाद में स्टोर हो जाएगा. एंड स्टोर्ड एज, किस फॉर्म में? किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो द फर्स्ट थिंग ही सेड कि बनता क्या है प्लांट में? लीफ में ग्लूकोज बनेगा और ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है. दूसरी बात थी क्लोरोफिल रिलेटेड, कि जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है
वो भी स्पेशल इज प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज, और उन स्पेशल बॉडीज का नाम है क्लोरोप्लास्ट्स। वी नो दिस। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेलीज जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट, ग्लूकोज इज मेड इन, कहां पर? अब ये प्लांट की बात आ रही है, ये था कब, व्हेन, ये इन, कहां पर? ग्लूकोज कहां बनता है पौधे में? हमने अब तक कई जगह देख लिया। क्या ग्लूकोज वुडी बार्क में होगा? क्या ग्लूकोज उसमें बनेगा? ग्लूकोज वहीं बनेगा ना जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस कहां होगी? क्या फोटोसिंथेसिस रूट में होगी? नहीं, फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होगी। बस इतनी सी बात। ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो एक लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी, और वो क्या है? तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है अगर वो ग्रीन है। अगर वो ग्रीन लीफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो द थ्री मेन कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय जूलियस वॉन सैक्स वर, फर्स्ट वन, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब प्रोड्यूस हुआ? जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में है, जब प्लांट ग्रो कर रहा है तब बन रहा है उसमें, और वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरी बात, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा पॉइंट, ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे हैव गॉट क्लोरोफिल पिगमेंट। आई बिलीव आपको समझ आया। चलिए हम अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन, और ये एक्सपेरिमेंट आप सब ध्यान से करिएगा। ये है T.W. इंगलमैन। T.W. इंगलमैन जी ने एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने रिएक्टेंट साइड नहीं देखी, इन्होंने प्रोडक्ट साइड देखी है रिएक्शन की। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है? एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। तो इन्होंने उस ऑक्सीजन के एस्पेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किया है। आइए समझते हैं। इन्होंने एक प्रिज्म लगाया है और उसके सामने लाइट आ रही है। मतलब जब लाइट इंसिडेंट होगी प्रिज्म के ऊपर तो प्रिज्म क्या करता है? लाइट को स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लाइट के? सभी अलग अलग वेब गियर बन जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बन गए। तो लाइट स्प्लिट होगी किसमें? अपना वेब गियर का रीजन आ जाएगा। So I will make it again. ये आ गया आपके पास, स्प्लिट हो गई है लाइट। तो लाइट स्प्लिट हुई, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बने। अब इस लाइट के सामने जो होता है ना, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इल्यूमिनेटेड। लाइट जिस चीज के ऊपर आकर इंसिडेंट होती है, वी से ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गॉट इल्यूमिनेटेड। तो द लाइट was split because of the prism into its spectral components. ये spectral components उसके अलग अलग वेरियस विब्ग्योर रीजन, उसका 402 कितनी आपको स्पेक्ट्रल जो होती है ना 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर्स की रेंज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की। और इस विजिबल स्पेक्ट्रम में जब वो स्प्लिट हो गई तो सामने ये लाइट किसके ऊपर आकर लगी? किसके ऊपर इंसिडेंट हुई? ये हुई इंसिडेंट एक एल्गी के ऊपर। वो ग्रीन एल्गी है। क्या नाम उसका? ये है क्लैडोफोरा। याद रखेंगे हम, क्लैडोफोरा के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई है जो कि ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ अ प्रिज्म। सो अब इसके सामने क्या है? ये तो हमने समझ गया, क्लैडोफोरा समझ लिया। क्लैडोफोरा के आगे उन्होंने प्लेस किए कुछ बैक्टीरिया। ये देखिए आप, एरोबिक बैक्टीरिया लिखा गया है। तो अब ये मैंने जो एरोबिक बैक्टीरिया लिखा है, ये क्यों लिखा है? एरोबिक कौन होते हैं?
एरोबिक बैक्टीरिया कहां पर मिलेंगे? ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कहां पर? एरोबिक वही होंगे जो ऑक्सीजन लेंगे, जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, तो वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे। अब ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के पास जाता है, ये हमारे लिए बड़ा काम का है इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में पहले ये सारे बैक्टीरिया ना ऐसे थे हर जगह जगह, कुछ देर के बाद ये एक्यूमुलेट होने लगे, इसको हम कहेंगे रीअरेंज होने लगे। रीअरेंज हुए, दो इंपॉर्टेंट जगह पर वो ज्यादा है प्लेस्ड, बाकी तो बहुत कम है। इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं यहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा। देखिए अगर ऑक्सीजन यहां ज्यादा है तभी ये एरोबिक बैक्टीरिया यहां ज्यादा होंगे। ऑक्सीजन का अमाउंट यहां ज्यादा है, इसीलिए यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया आपको ज्यादा दिख रहे हैं, ये इनका भी अमाउंट ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा, एरोबिक बैक्टीरिया यहां आ रहे हैं, क्या ये रिलेट नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस से? देखिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तभी तो ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट है। या इसको मैं दोबारा से समझाऊं तो अब देखिए एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पर ज्यादा होंगे जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन वहीं ज्यादा होगी जहां फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर फोटोसिंथेसिस यहां ज्यादा हो रही है तभी तो एरोबिक बैक्टीरिया यहां ज्यादा है। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस इस विजिबल स्पेक्ट्रम में एक जैसी नहीं है। ये रेंज जो एक्चुअली ब्लू रीजन की रेंज है और ये रेंज रेड रीजन की रेंज है, तो ब्लू और रेड रीजन्स में फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, ये चेक हुआ इस एक्सपेरिमेंट से। So what was the role of bacteria? Role of bacteria was to detect the sites of oxygen evolution. ये तो डिटेक्शन के लिए है, कहां ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है वो पता चलेगा हमें। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या निकली फिर? ऑब्जर्वेशन निकली कि ये देखिए जी ब्लू और ये देखिए रेड, इस ब्लू रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा और रेड रीजन में भी एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा। तो कौन से दो रीजन है जहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है? इट इज द ब्लू एंड द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम वेयर द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो ये रही ऑब्जर्वेशन। फिर कंक्लूजन क्या निकले? देखिए कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो इसमें आपको एक ग्राफ बनता हुआ दिखेगा, ये ऐसी लाइन नहीं बन सकती, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। और ये वो एक्सपेरिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट साइड का एक्सपेरिमेंट बता रहा है। इसे हम कहते हैं एक्शन। देखो एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है वर्क डन, क्या काम हुआ। इसमें फोटोसिंथेसिस में अगर हम चेक करें इसका वर्क डन तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का वर्क डन या तो ग्लूकोज हो, वो वर्क डन है, स्टार्च वर्क डन है, या फिर ऑक्सीजन, वो भी तो हुआ ना। तो एक्शन स्पेक्ट्रा जो बेस्ड है यहां पर, किस पर बेस्ड है ये एक्शन स्पेक्ट्रा? ऑक्सीजन रिलीज पर। सो द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। अब अगला एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, यही है जो रिजेंबल करता है। ये इसी एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन और था, that the action spectrum resembles, किसको रिजेंबल कर रहा है? resembles the absorption spectrum। ये absorbance of light by chloroplast का जो स्पेक्ट्रम है resembles the एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और किस किस के स्पेक्ट्रम को कहा गया है? ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। बेटा छोटी सी एक कॉन्ट्राडिक्शन है एनसीईआरटी में, यहां क्लोरोफिल ए एंड बी लिखा है
और आगे जाकर जहां पर ये उन्होंने ग्राफ दिए हैं एनसीईआरटी में, उसके साथ वाली थ्योरी में सिर्फ क्लोरोफिल ए लिखा है। तो ये अगर स्टेटमेंट आती है कि द एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ, तो हम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों वाली स्टेटमेंट को भी करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो इट रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अब समझिए, अब हमने लाइन समझ ली, अब देखें है क्या। तो देखिए ऐसा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम चेक कर रहे हैं किस वेवलेंथ में, किस वेवलेंथ को वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट में एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज है, प्लांट के पास पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इन दोनों की जब हमने चेक करनी है कि कौन सी रेंज को ये एब्जॉर्ब करते हैं, किस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब चेक होने के बाद आप देखें कि ये अगर हम बनाए ये रीजन जिसे वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर मैं यहां से लेकर का यहां तक का रीजन देखिए, ये है आपके पास ग्रीन वाला क्लोरोफिल बी और ये ब्लू लाइन क्लोरोफिल ए की। ये रीजन 400 नैनोमीटर से लेकर 500 नैनोमीटर तक का है, और ये रीजन 600 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का है। This is the range of blue color and this is the range of red color। मतलब उस क्लोरोफिल पिगमेंट ने किस रेंज को एब्जॉर्ब किया, उसने ब्लू वाली रेंज को एब्जॉर्ब किया और रेड वाली रेंज को एब्जॉर्ब किया। अब हम दूसरा चेक करते हैं, यह है दिया गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। यही है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ किसका एक्शन स्पेक्ट्रम, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम जब देख रहे हैं तो भी हमें एक ग्राफ दिख रहा है। तो ये आप अगर इसके एक्सिस बना ले, इसमें आपको अगेन ये अप्रोक्सीमेटली यही जोन है ब्लू वाला, और ये नियर बाय वही जोन रेड वाला। अब इन दोनों को, ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। इन दोनों को अगर हम एक साथ सुपर इंपोज कर दें, मतलब इसको इसके ऊपर रख दो, आप सोच लो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर हमने एक्शन स्पेक्ट्रम को प्लेस कर देना है, तो हमें कैसा दिखाई देगा, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहां आप देखें, ये है ये वाली लाइन ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। अब देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा हुई, ब्लू वाले में और रेड वाले रीजन में। एब्जॉर्प्शन कहां कहां ज्यादा हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा इन्हीं रीजन्स में हो रही है। तो एक व्हाइट लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, and the blue line here means the absorption। अब एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों अप्रोक्सीमेटली उन्हीं रीजन्स में लाई कर रहे हैं, एक ब्लू रीजन और एक रेड रीजन। तो ये बात क्लियर हो गई कि द एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई बिलीव अब समझ आया आपको। So the T.W. Engelmann experiment was where he split the light using a prism, एक prism use किया है, and he has split the light into its spectral components। spectral components मतलब लाइट की अलग अलग जो रेंज है उसमें विजिबल लाइट के सभी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स विब गियर को स्प्लिट कर दिया गया और इल्यूमिनेट किया। किसको इल्यूमिनेट किया, ग्रीन एल्गा। कौन सा ग्रीन एल्गा, क्लैडोफोरा, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ कौन से बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया।
The bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड ऑफ द स्पेक्ट्रम. This experiment proved that the action spectrum and the absorption spectrum closely resemble. और यही वो पहला एक्सपेरिमेंट है जो डिस्क्राइब कर सका एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ, पहली बार बता सका. ठीक है जी, चलिए हम आगे चलते हैं. हम अगला एक्सपेरिमेंट, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हुआ तब तक इट वाज मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी. और अब तक क्या पता चल चुका है इस रिसर्च में कि प्लांट्स यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी ताकि वो बना सके कार्बोहाइड्रेट्स. और किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से. तो एक इंपेरिकल इक्वेशन बनी. इक्वेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड दैट वाज द ग्रीन प्लांट. ऑफ कोर्स क्लोरोफिल है. इट फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CH2O. क्यों? देखिए आपके पास ग्लूकोज के लिए आप क्या लिखते हो? C6H12O6. इसमें ये जितना अमाउंट आपने इधर लिखा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन के, ऑक्सीजन के, जब हाइड्रोजन की बात आती है तो डबल हो जाता है. अगर यहां C6 लिख रहे हैं तो H को क्या लिखते हैं हम? डबल कर देते हैं ना. इसीलिए जनरल फॉर्मूला में CH2O लिखा जाता है. ठीक है, तो अब तक ये पता चल गया. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज बाय वैन नील. वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है. माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं या वो हमारे बायोलॉजी के रिसर्चर्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर काम करते हैं. किंगडम मोनेरा के ये पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर काम किया वैन नील जी ने. इनका एक्सपेरिमेंट बहुत अलग सा एक्सपेरिमेंट है जो कि बताता है कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आ रहा है किसी सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. घबराइए नहीं, अभी समझ आ जाएगा. चलिए अभी मैं बताऊं. देखो कोई ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मान लेते हैं, ये है लिखा गया हमारे पास. तो ये H2A क्या डोनेट कर रहा है? ये डोनेट क्या कर रहा है? इट इज डोनेटिंग हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन डोनर है ये. जो भी हाइड्रोजन डोनर होता है उसको हम खुद को क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजेबल. ये ऑक्सीडाइजेबल है इसीलिए हाइड्रोजन दे पा रहा है. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिड्यूस. कार्बन डाइऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड. दिस H2, यहां A क्यों रखा है? H2A आप कहेंगे H2A क्यों है? देखो इन्होंने मान लिया यहां H2A. H2A होता, B होता, C होता, X होता, Y होता, जो मर्जी हो. कोई एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन दे सके उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. वो कोई भी हो तो वो हाइड्रोजन होना चाहिए, आगे जो मर्जी हो. जब ऐसी इक्वेशन बनी तो देखा गया कि ये हाइड्रोजन डोनर कार्बोहाइड्रेट तो बना दे रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गया, कार्बोहाइड्रेट बन गई. लेकिन ये जो था A, अगर यहां A है तो ये A एक साइड प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट की तरह से रिमूव हो गया. अगर यहां A लिखा तो हमने 2A लिख दिया. अगर यहां मैं H2A की जगह लिख दूं सपोज H2X, तब आप इस A की जगह पर क्या रिमूव करेंगे? आप लिखोगे 2X. अगर यहां H2B लिख देती तब क्या आ जाता? 2B आ जाता. तो आई बिलीव आपको ये तो समझ आ गया. कोई एक हाइड्रोजन देने वाला कंपाउंड होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन देता है. इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है रिड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के बाद क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट्स. ये तो हमें क्लियर हो गई ना.
तो फोटोसिंथेसिस एक लाइट पर डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके लिए एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड चाहिए। इस कंपाउंड ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया, हमारे पास बना कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसी एक्सपेरिमेंट को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो प्लांट्स में ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है? प्लांट्स यूज करते हैं वाटर, प्लांट पानी लेता है। तो अब इस H2A की जगह पर मैं क्या लिखूं? हम मान लेंगे यहां लिखा हो H2O। H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब बताइए, यहां जहां 2A लिखा है, अब क्या होना चाहिए? क्या यहां पर 2A लिखूं? अब क्या लिखूं? ये तो ऑक्सीजन है, तो फिर यहां पर चाहे 2A लिखो चाहे इसको O2 कर दो, एक ही बात हुई ना। यहां पर ऑक्सीजन लिबरेट हो गया ना, प्लस प्लस बाकी सब कुछ वही, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर। So in plants it is the water which is the hydrogen donor। तो पानी है जिसने हाइड्रोजन डोनर का काम किया है, इसलिए बाय प्रोडक्ट क्या बना? The by product is oxygen। And the experimental material which he used was पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वो तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने H2O की जगह पर H2S इस्तेमाल किया है। बाकी सब कुछ वही, कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर। अब मुझे ये बताइए कि अब क्या ऑक्सीजन बने? ए लिखूं, क्या लिखूं? तो देखो यहां जो लिखा होता है वही होता है ना बाय प्रोडक्ट, तो यहां S लिखा है, तो हियर इट विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो या तो वो सल्फर है, यहां एनसीईआरटी ने लिखा सल्फेट। तो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजेशन का प्रोडक्ट कौन हुआ? प्रोडक्ट हुआ सल्फर या सल्फेट। सो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर है H2S और ये है सल्फर, या इसको हम कहते हैं सल्फेट, विच इज द ऑक्सीडाइजेशन प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्ट। इससे एक चीज क्लियर हो गई, अगर पानी इस्तेमाल हो रहा है तभी ऑक्सीजन बनता है। अगर फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज ही नहीं हुआ तो क्या ऑक्सीजन बनता है? नहीं बनता, ऑक्सीजन ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास वाटर सोर्स में ही ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन डोनर का जो भी साथ में यहां लिखा गया है वही बना बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो इसका कंक्लूजन, फिर फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन था ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम इट इज वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। पहले सोचा जाता था शायद कार्बन डाइऑक्साइड में से बनता है, पर अब पता चला नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में से नहीं है। तो ये जो कार्बन है ये कहां पर फिर इन्वॉल्व हुआ? ये इन्वॉल्व हुआ कार्बोहाइड्रेट के इस कार्बन के लिए। ये ऑक्सीजन कहां इस्तेमाल हो रहा है? ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है यहां पर भी और यहां पर भी। और ये जो वाटर है, वाटर में से ये ऑक्सीजन, वाटर में से ये ऑक्सीजन है जिसको बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस बनती है, जिससे फिर बात करेंगे हाइड्रोजन। ये कहां इस्तेमाल हुआ? ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, एक तो यहां और दूसरा यहां। ठीक है, अब इसी अच्छा पिछले एक्सपेरिमेंट को फिर प्रूव किया गया बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स का मतलब हम रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करें। किसका रेडियो आइसोटोप? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन नॉर्मली O16 होती है, इसका रेडियो आइसोटोप, दिस इज द
नॉर्मल ऑक्सीजन। और एक रेडियो एक्टिव फॉर्म कौन सी होगी? O18। ये है रेडियो आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप ऑक्सीजन को जब पानी दे रहे हैं ये O18 हो तो हमें पता चल जाएगा ना कि ऑक्सीजन कहां मिलेगी, कहां मिलेगी? ये वाली ऑक्सीजन गैस में भी आपको O18 मिलेगा। इस तरह से पता चला कि ये जो O18 था वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में था, इसके पास नहीं था, ये तो नॉर्मल वाला ही था। दैट मीन्स द ऑक्सीजन गैस which is here, it comes from this oxygen which is a part of water. So oxygen evolved by green plants comes from water, not from, कहां से नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड में से नहीं आया। आई बिलीव आपको समझ आया। तो चलिए अब हम एक बार ये सभी एक्सपेरिमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। हम फटाफट से रिवाइज करेंगे, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपने कौन सा किया था? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हमने KOH सॉल्यूशन डालकर देखा था। तीसरा एक्सपेरिमेंट था बाय जोसेफ प्रीस्ले। 2 स्टेप्स में हमने किया। पहला स्टेप जो बताता है बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग एनिमल डैमेज कर देती है एयर को, और फिर सेकेंड सेटअप था जिसने बताया कि प्लांट रिस्टोर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसको ना कुछ जगह पर क्वेश्चंस आते हैं कि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, ये बताया गया प्रीस्ले का, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। वाकई इससे जो पता चल रहा है प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया जिसको इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, ये पता चला ना हमें। वो आइडेंटिफाई हुआ, वो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई आगे हुआ है, पर इससे कुछ हद तक हाइपोथेसाइज हम कर सकते हैं, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो प्लांट्स रिस्टोर द एयर, जो गलत डैमेज कर दी थी एयर इस बर्निंग कैंडल या इस ब्रीदिंग एनिमल ने, उसको वापस से रिस्टोर कर दिया, रीस्टॉक कर दिया। किसने? इन प्लांट्स ने। जोसेफ प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट। फिर एक्सपेरिमेंट आया बाय जैन इंगेनहाउस। इन्होंने पहले तो प्रीस्ले का सेकंड सेटअप दोबारा से किया, बट वंस प्लेसिंग इट इन डार्क, द अदर प्लेसिंग इट इन सनलाइट। अगर डार्क में करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं चला, लाइट में जब किया तो एक्सपेरिमेंट चल गया। इससे पता चला सनलाइट भी बहुत जरूरी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा उनका अपना सेटअप था, उन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट लिया। इससे क्या पता चला कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वहां से रिलीज होती है गैस ऑक्सीजन। अगला एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस वॉन सैच। इनके एक्सपेरिमेंट में 3 एक्चुअल हाइपोथेसिस इन्होंने ड्रॉ किए, 3 कंक्लूजन्स दी। पहला, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब? जब प्लांट ग्रो करता है, और फिर ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरा, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज विच आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा है, कब बनता है ग्लूकोज, कहां बनता है ग्लूकोज। ये था कब बनता है, ये कहां पर? मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट TW इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, जो कि बड़ा काम का एक्सपेरिमेंट है। क्लैडोफोरा पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। It was the first described action spectrum of photosynthesis, and it also resembles the action spectrum and the absorption spectrum. So this was the experiment which says that the action spectrum resembles, किसको रिजेंबल कर रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रखने वाला है आपके लिए। देन
इसमें कोई ज्यादा नहीं, पर आपको एक पता हो 19th सेंचुरी तक इतना पता चल गया था, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक। फिर वैन नील का एक्सपेरिमेंट, वैन नील के एक्सपेरिमेंट में किस पर एक्सपेरिमेंट हुआ? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पर, और उन्होंने बताया कि एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड में से हाइड्रोजन यूज होती है। तो अगर वो प्लांट है तो वाटर इज द हाइड्रोजन सोर्स, और उससे बना क्या? ऑक्सीजन गैस बनी। लेकिन अगर बैक्टीरिया यूज किए जो कि सल्फर बैक्टीरिया थे, उन्होंने वाटर नहीं यूज किया, उन्होंने तो H2S यूज किया है, इसलिए ऑक्सीजन बनी ही नहीं। सो देयर वाज नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। So this was the overall equation, and now let's quickly find out कि हमारे को समझ भी आया। देखिए वो एक्सपेरिमेंट आपने जो किया क्लैडोफोरा में, यहां लिख कर दिया है मैंने, वो कौन सा बैक्टीरिया था जिसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, एजोटोबैक्टर। कौन सी लाइट होगी? देखिए, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा। कौन से साइंटिस्ट? सोचो सोचो जल्दी जल्दी। In a suspension of azotobacter and illuminate the culture by splitting light through a prism। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट? T.W. इंगलमैन का, बिल्कुल ठीक। He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, बताइए, सोचिए जल्दी जल्दी जल्दी, violet green, indigo green, orange yellow, of course it is blue and red। very good। जी आगे, which one of the following with respect to early experiments of photosynthesis is wrongly matched? क्या जोसेफ प्रीसलर ने डिस्कवर करी थी? जी करी थी। कब? 1774 में की थी इसने। जॉन इंगनहाउस ने बताया सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल बताया। यही तो वो है जिन्होंने रिपीट किया था प्रीसलर का एक्सपेरिमेंट, और पहला इनका एक्सपेरिमेंट यही था। वॉन सैट्स ने प्रूव किया प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हेन दे ग्रो, यस ही प्रूव। इंगलमैन शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इज लोकेटेड विद इन स्पेशल बॉडी इन प्लांट्स, नहीं, ये नहीं है। तो द ऑप्शन विल बी दिस। ये T.W. इंगलमैन ने थोड़ी ना बताया था, ये तो सैट्स ने बताया है। Who used prism? अरे बहुत ही इजी, यहीं से आंसर निकल जाएगा। कौन थे वो? It was इंगलमैन। So who used prism, white light, green algae, cladophora and aerobic bacteria and plotted the action spectrum for photosynthesis? Yes, it is इंगलमैन। अब तक तो याद हो गया आपको। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तो वो जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है उनके साइंटिस्ट का नाम है मोल्स। वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल और वाटर इसेंशियल है? लाइट और वाटर इसेंशियल है? ये KOH वाला बताओ बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। Tell me, read the given statements and select the correct option। Ingenhouse showed that formation of pure air is carried out by green plants only in the presence of sunlight। And second, Engelmann worked on, Ingenhouse ने बताया, हमने पढ़ा है presence of sunlight, और दूसरा Engelmann worked on cladophora। दोनों बातें सही हैं? Yes, both are correct। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट सारे याद हैं, रिवाइज भी कर लिया हमने। अब मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।